वी हैड डन दिस सेल एडिशन, सेल एडिशन के हमने सारे मॉलिक्यूल्स कर लिए थे। देन वी डिड इंटरसेलुलर जंक्शंस, इसमें हमने डेस्मोसोम्स एंड एडहेरेंस जंक्शंस किए, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस। फिर उसके बाद हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। सो वी वर डिस्कसिंग द बायोलॉजी ऑफ द कल्चर्ड सेल्स। ये सारी स्लाइड्स हमने उस दिन कर ली थी। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये भी कर लिया था। Now we come to another property of the another property of the cultured cells. Cultured cells, they are capable of movement over the substrate. सबस्ट्रेट के ऊपर उनकी मूवमेंट करने की कैपेसिटी होती है। कल्चर्ड सेल्स कैन मूव। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी देखी गई है, द मोस्ट मोटाइल, सबसे ज्यादा मोटाइल सेल्स कौन से हैं? फाइब्रोब्लास्ट्स। फाइब्रोब्लास्ट के बारे में पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि वो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। एक स्लाइड भी मैंने दिखाई थी, मैंने दिखाया था कि फाइब्रोब्लास्ट बहुत कम डेंसिटी में प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स, वो बहुत ज्यादा होता है। आई विल शो यू वन स्लाइड क्विकली। सो ये एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी। तो ये स्लाइड में आपने देखा था कि जो फाइब्रोब्लास्ट है ना, यू कैन सी द फाइब्रोब्लास्ट हेयर। ये फाइब्रोब्लास्ट कितना दूर दूर प्रेजेंट हैं और इनके बीच में जो इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि सेल्स की सेल डेंसिटी बहुत कम होती है फाइब्रोब्लास्ट की। फाइब्रोब्लास्ट होते क्या हैं? फाइब्रोब्लास्ट आर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स। तो सबसे ज़्यादा मोटाइल होते हैं फाइब्रोब्लास्ट एट अ लो सेल डेंसिटी, क्योंकि इनकी सेल डेंसिटी बहुत कम होती है। और जो लीस्ट मोटाइल होते हैं, सबसे कम जो मूव करते हैं, वो कौन होते हैं? एपिथेलियल सेल्स इन द डेंस मोनोलेयर्स। एपिथेलियल सेल्स सबसे कम मूव करते हैं और सबसे ज्यादा कौन मूव करते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। वी विल सी हाउ द फाइब्रोब्लास्ट मूव। फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लमेलिपोडियम। आपने स्यूडोपोडियम तो देखा होगा। स्यूडोपोडियम होता है कि फॉल्स फुट होता है। अमीबा में आपने देखा होगा कि अमीबा मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फुट, तो वो जो फॉल्स फुट था उसको स्यूडोपोडियम कहते हैं। उसी तरह जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लमेलिपोडियम। ये लमेलिपोडियम हाउ डू दे मूव इन दिस? ऐसे में पॉलीमराइजेशन होती है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स की एक डायरेक्शन में, और उसकी पॉलीमराइजेशन से एक फुट जनरेट होता है। उस फुट को हम कहते हैं लमेलिपोडियम। ये क्या करता है? ये मूव करना शुरू करता है इन वन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्टिन की माइक्रोफिलामेंट्स पॉलीमराइज होती हैं फाइब्रोब्लास्ट के अंदर। एक्टिन आपको पता है ना क्या होती हैं? एक्टिन जो होते हैं, दे आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अवर मसल्स। उसी तरह एक्टिन्स आर आल्सो फाउंड इन द साइटोस्केलेटन। तो उसी की मैं बात कर रही हूँ कि हमारे फाइब्रोब्लास्ट यानी कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स, वो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन बना होता है एक्टिन की फिलामेंट्स का, और जब फाइब्रोब्लास्ट को मूव करना होता है तो एक्टिन की फिलामेंट्स दे polymerize and they come together, they ये इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। तो जिस डायरेक्शन में ये इकट्ठी होती हैं उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट होती है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होती है। तो जैसे ये मूव करते हैं, सो व्हेन दे मूव दे अटैच टू द सबस्ट्रेट। जब ऐसा होता है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेल होती है, दैट रिट्रैक्ट्स। जैसे ही एक्टिन की माइक्रोफिलामेंट्स पॉलीमराइज करके लमेलिपोडियम बनाती हैं, दिस इज लमेलिपोडियम, और जैसे ही ये सेल मूव करता है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे की तरफ होती है सेल के, दैट रिट्रैक्ट्स, यानी कि वो अंदर की तरफ खिंचती जाती है और इधर सेल मूव करते जाता है। एंड जब इस सेल, व्हेन दिस सेल एनकाउंटर्स अनदर सेल, जैसे ही ये सेल किसी दूसरे सेल के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, किसी दूसरे सेल को एनकाउंटर करता है, देन इट रिमूव्स इट्स पोलैरिटी, रिवर्सेस।
इसकी पोलैरिटी ऑफ द मूवमेंट का क्या मतलब है? डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एक साइड पे होती है, जैसे दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट, और जैसे ही इनको एक नया सेल एनकाउंटर करते हैं ये, तो इनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है या जो पोलैरिटी ऑफ द सेल है वो रिवर्स हो जाती है, एंड देन दे प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से फाइब्रोब्लास्ट की मूवमेंट होती है। दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट विच आर बीइंग शोन, और ये साथ में ये मैट्रिक्स है, और जो ये आप उनके एंड्स देख रहे हो, सो दीज आर द मूवमेंट ऑफ द लमेलिपोडियम है ये। जब सेल दूसरे एनकाउंटर करता है दूसरे सेल को, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है एंड माइग्रेट प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। माइग्रेशन जो है, जैसे मैंने कहा कि फाइब्रोब्लास्ट एक डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर उसको एक दूसरा सेल जब एनकाउंटर करेगा तो वो उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर उसको वहां पे भी सेल मिल जाता है तो उसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो वो वहां जाएगा, वहां पे भी अगर दूसरा मिलता है डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो यानी कि उनकी जो मूवमेंट होती है, द मूवमेंट ऑफ द सेल इज इन इरेटिक स्टैक्स। इरेटिक स्टैक्स, व्हाट इज मेंट बाय इरेटिक स्टैक्स? यानी कि कोई पाथ नहीं है, देयर इज नो रेगुलर पाथ ऑफ मूवमेंट। कब तक होता रहेगा? अंटिल द, ये इरेटिक स्टैक्स में इनकी मूवमेंट होती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? अंटिल द सेल कल्चर रीचेस कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस एक डेंस मोनोलेयर ऑफ सेल्स होती है, और ये वो पूरा सबस्ट्रेट को कवर कर लेती है। कोई अवेलेबल सबस्ट्रेट जो होता है दैट इज नॉट लेफ्ट अनकवर्ड। और जैसे ही कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, डायरेक्शनल माइग्रेशन स्टॉप्स। जब सेल कल्चर कॉन्फ्लुएंस पे पहुंच जाए तो उसको उस टाइम जब सेसेशन ऑफ मूवमेंट होती है, दैट इज ऑल्सो एक्कम्पनीड बाय, साथ में और भी क्या हो जाता है? एक्कम्पनीड बाय द रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफलिंग। दो काम होते हैं इसमें। क्या दो काम होते हैं? एक तो सेल मूवमेंट पूरी की पूरी स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि कल्चर कहाँ पहुंच गया है? कॉन्फ्लुएंस पे। कॉन्फ्लुएंस पे आपको पता है ना, सेल डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि सेल्स एकदम क्लोज टुगेदर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। वन सेल इज सराउंडेड बाय ऑल द अदर सेल्स अराउंड देयर पेरिफेरी। तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली मूवमेंट या मोटिलिटी जो है वो सेसेशन हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। एंड दिस इज ऑल्सो accompanied by the reduction of plasma membrane ruffling. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफलिंग क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफलिंग मीन्स एरियाज ऑफ द मूवमेंट जब मेम्ब्रेन में बनने शुरू हो जाएं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफलिंग मीन्स जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से एक बल्ज बन जाएगा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन हो गई है एक्टिन फिलामेंट्स की, एक बल्ज बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो गई है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जब एक मूवमेंट की स्टेज में होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करने में इन्वॉल्व है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की मोटिलिटी कराने में, सेल को मूव कराने में जब इन्वॉल्व होती है, तो उसकी सरफेस बहुत अनइवन होती है। क्यों उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस अनइवन होती है? क्योंकि उसके नीचे जो साइटोस्केलेटन होता है वो एक्शन में होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसी शेप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा इन्वॉल्वमेंट, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफलिंग। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफलिंग भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट इन पार्टिसिपेटिंग इनटू द सेल मोटिलिटी, सेल की मूवमेंट कराने में, सेल की मोटिलिटी कराने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना हाथ खींच लेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो यानी कि क्या हो जाएगी? रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफलिंग। जब ये दोनों काम हो जाएं, सेल की मूवमेंट स्टॉप भी हो जाए और फर्दर मूवमेंट के कोई चांसेस भी ना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होना बंद हो जाए, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और जब ये काम हो जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, देन सेल विथड्रॉज फ्रॉम द सेल साइकिल। कोई भी सेल एंटर्स द सेल साइकिल, वो
सेल साइकिल में एंटर करता है इन ऑर्डर टू डिवाइड, द सेल्स इनटू टू। अब जब सेल कल्चर कॉन्फ्लुएंस पे पहुंच गया है, when the cell is, each cell is surrounded by the other cells around their periphery and no available substrate is left uncovered, cell motility has reduced, plasma membrane ruffling has reduced, तो उस केस में सेल withdraws from the cell cycle, यानी कि सेल को फर्दर डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि सेल कल्चर ऑलरेडी किस पे पहुंच गया है, कॉन्फ्लुएंस पे पहुंच गया है, सेसेशन ऑफ सेल मोटिलिटी, सेल की मूवमेंट बंद हो जाती है, रिडक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफलिंग, ये होने के बाद क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, उसके बाद सेल विड्रॉज फ्रॉम द सेल साइकिल। सो वी मूव क्विकली टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेल सिग्नलिंग। सेल का आपस में कम्युनिकेशन, हाउ द सेल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर, हाउ द सेल्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन ईच अदर्स फिनोटाइप बाय सेंडिंग सम सिग्नल्स। ये सिग्नल्स दो तरह से हो सकते हैं, या तो ये डिफ्यूजिबल फैक्टर्स होते हैं, डिफ्यूजिबल फैक्टर्स मींस सॉल्युबल फैक्टर्स, यानी कि वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकेंगे। कुछ सिग्नलिंग जो होती है वो कॉन्टैक्ट मीडिएटेड होती है। सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि सम सिग्नलिंग इज कॉन्टैक्ट मीडिएटेड वाया सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स। सेल एडहेजन मॉलिक्यूल जो हमने पढ़े थे, कैम्स एंड कैडहेरेंस, इंटेग्रिन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स, अगर तो सिग्नलिंग इनके थ्रू होती है तो उस सिग्नलिंग को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट मीडिएटेड। पर सिग्नलिंग, दूसरे तरह की सिग्नलिंग किससे होती है, सॉल्युबल डिफ्यूजिबल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो एक सेल से दूसरे सेल में एंटर कर सकते हैं, ब्लड में जा सकते हैं, या इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स में या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू अंदर जा सकते हैं सेल के। ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल डिफ्यूजिबल फैक्टर्स। ठीक है, तो वो हमारे तकरीबन हम 4 तरह के करेंगे। सबसे पहले हैं एंडोक्राइन फैक्टर्स। ये तो आपको पता ही है, सारे हार्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइन में ही आते हैं। तो जितने हार्मोन्स हैं जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है या थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे दूसरे हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारा पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, तो पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं वैरायटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ स्टिमुलेट, मैंने बहुत सारे आपको हार्मोन्स कराए थे हमारे बायोकेमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में। तो वो सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं दे आर सेक्रेटेड इनटू द ब्लड, दे आर सेक्रेटेड इनटू द वेस्कुलेचर। वेस्कुलेचर का मतलब क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम। सिस्टेमिक वेस्कुलेचर का क्या मतलब होता है, सिस्टेमिक वेस्कुलेचर का मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम। तो सिग्नल्स जब एक सेल पे पहुंचे, दूसरे टिश्यू से पहुंचे, तो उसको और किसके थ्रू पहुंचे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, तो ऐसे सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। जैसे मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी, आई टोल्ड यू अबाउट इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, अनदर टिश्यू कौन, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। और वो इंसुलिन जाता किसके पास है, कौन से सेल के पास जाता है, वो जाता है लिवर सेल के पास। यानी कि प्रोड्यूस किसने किया, पैंक्रियाज ने। पैंक्रियाज ने किस में छोड़ दिया, ब्लड में। ब्लड उसको लेके किसके पास पहुंचा, लिवर सेल के पास। तो ऐसे सिग्नल्स जो कि दूसरे सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ब्लड के थ्रू उस सेल के पास पहुंचते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स को क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन फैक्टर्स। दीज आर द फर्स्ट काइंड ऑफ सेल सिग्नलिंग। वी कम टू अदर टाइप्स। तो इस डायग्राम में भी थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। अभी देखो, ये फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाया सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब हमारे सिग्नल्स पहुंचे किसी सेल के पास, तो ये सपोज कर लो कि ये किससे आया है, एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से आया है, ब्लड में पहुंच गया, और ब्लड उसको लेके चला गया किसके पास, लिवर सेल्स के पास। तो देखो ये बताया हुआ है, एंडोक्राइन की एग्जांपल दी हुई है, इंसुलिन। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स, दे आल्सो कम इनटू द ब्लड। तो वो उसको लेके टारगेट सेल के पास पहुंच जाता है, कौन, ब्लड। क्लियर? सो दीज आर द फर्स्ट टाइप। वी कम टू नेक्स्ट टाइप। वो क्या है हमारे, दे आर द सिग्नल्स विच डिफ्यूज फ्रॉम एडजेसेंट सेल्स। वो एडजेसेंट सेल से आएंगे विदाउट एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड में नहीं रिलीज करेंगे सेल्स उसको, वो डिफ्यूज कर जाएंगे एडजेसेंट सेल्स में।
ऐसे ऐसे सिग्नल्स कौन से होते हैं? पैराक्राइन। अब पैराक्राइन कई तरह के हैं। अगर तो पैराक्राइन फैक्टर्स किस में अराइज करें? एक सिमिलर टाइप को सेल में अराइज करें और अपने सिमिलर टाइप के सेल को ही अफेक्ट करें। ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं होमोक्राइन फैक्टर्स। होमोक्राइन की फुल फॉर्म है होमोटिपिक पैराक्राइन। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सो यू आर सीइंग इट हियर, ये है हमारा होमोक्राइन, होमोटिपिक पैराक्राइन एक्टिंग ऑन द एडजेसेंट सिमिलर सेल। तो ये स्क्वायर शेप में जो बताए हैं ये सिमिलर टाइप के सेल हैं। तो ये होमोटिपिक पैराक्राइन फैक्टर जो हैं एक तरह के सेल में अराइज हो रहा है और सिमिलर टाइप के सेल को ही अफेक्ट कर रहा है। HS स्टैंड फॉर हेपरन सल्फेट। हेपरन सल्फेट ना एक्टिवेशन के लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए, इन फैक्टर्स की ट्रांसलोकेशन के लिए, इनकी एक्टिवेशन के लिए, इनकी सॉल्युबलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तो बार बार HS जहां जहां लिखा हुआ है तो HS का मतलब है हेपरन सल्फेट। ये सॉल्युबल होगा या सेल एसोसिएटेड भी हो सकता है। ये देखो इधर जो दिखाया हुआ है ये सॉल्युबल है, ये जो HS है ये सेल एसोसिएटेड है, हेपरन सल्फेट। हेपरन सल्फेट मैंने क्या क्या बताया किस काम आता है? This is required for the activation, for the solubilization, thirdly for the translocation of the factors। यानी कि जो भी फैक्टर एक सेल से दूसरे सेल में जाने हैं उनकी एक्टिवेशन कराने में, उनको सॉल्युबलाइज कराने में, उनको ट्रांसफर करने में ये हेल्प करता है। We come to पैराक्राइन की सेकेंड टाइप। सो दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो हेटेरोटिपिक पैराक्राइन है कि दे अराइज इन अ सेल टाइप डिफरेंट फ्रॉम द रिस्पॉन्डिंग सेल्स। यानी कि जिस सेल के ऊपर उन्होंने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है उसे कहते हैं रिस्पॉन्डिंग सेल, और जिस सेल में वो अराइज होंगे वो दोनों तरह की टाइप जो होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं हेटेरोटिपिक पैराक्राइन। दिस इज पैराक्राइन हेटेरोटिपिक, या हम इसको क्या भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट हेटेरोक्राइन फैक्टर्स। जैसे हमने इसको होमोक्राइन बोला वैसे ही हम इसको हेटेरोक्राइन बोल सकते हैं। सो यू आर सीइंग दैट दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये एक तरह के फाइब्रोब्लास्ट दिखाए हैं, इसको समझ लो आप एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट्स हैं। तो इनके बीच में अगर कोई फैक्टर एक्सचेंज होता है, चाहे एपिथेलियल सेल इसके लिए फैक्टर प्रोड्यूस करे, चाहे फाइब्रोब्लास्ट इसके लिए फैक्टर प्रोड्यूस करें, दोनों फैक्टर्स को क्या बोलेंगे? हेटेरोक्राइन या हेटेरोटिपिक पैराक्राइन फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी यू आर सीइंग कि HS है दिखाया, दैट मीन्स हेपरन सल्फेट। अगेन दिस हेपरन सल्फेट इज नॉट सेल एसोसिएटेड, दिस इज सॉल्युबल। और ये किसके लिए जरूरी है? एक्टिवेशन, सॉल्युबलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ द फैक्टर्स। तो ये एरो जो दिखाया है ना, ये डबल हेडेड एरो दिखाया है। डबल हेडेड एरो का मतलब कि epithelial cells can produce the heterocrine factor as well as fibroblast can produce the heterocrine factors. And this epithelial cell, if it will produce heterocrine factor, it will produce its effect on fibroblast. If fibroblast is producing the heterocrine factor, it will produce its effect on the epithelial cells. फोर्थ जो है हमारा उसे कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग है। सेल खुद ही अपने अंदर ही प्रोड्यूस करेगा फैक्टर और अपने अंदर ही उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सेल कैन जनरेट इट्स ओन सिग्नलिंग फैक्टर दैट बाइंड्स टू इट्स ओन रिसेप्टर्स। ये जो ग्रे लाइट कलर का ग्रे एरो बताया है ना, तो ये लाइट कलर का ग्रे एरो यही बताता है कि इसी सेल ने वो फैक्टर प्रोड्यूस किया, रिलीज किया, और वही फैक्टर उस सेल के अंदर आ गया। यानी कि सेल के सरफेस के ऊपर उसके लिए रिसेप्टर्स थे। यहाँ पे सपोज करो एक रिसेप्टर था, सेल ने वो सिग्नल प्रोड्यूस किया, वो फैक्टर प्रोड्यूस किया, और वो सेल के ही रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे सिग्नलिंग फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑटोक्राइन फैक्टर्स। और इस तरह की सिग्नलिंग को व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो ये सारी चीजें यू हैव टू कीप इन योर माइंड in order to understand the further topics. So ये हमारी सेल सिग्नलिंग हो गई, जिसमें मैंने आपको पैराक्राइन की 2 टाइप्स कराई, एंडोक्राइन कराया और चौथा मैंने आपको ऑटोक्राइन कराया। अब ये हम टॉपिक पे आ जाते हैं जो मैं बात कर रही थी कि हमें स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी टॉपिक करना है, उसके लिए हम ये सारी बातें पढ़ रहे हैं। ऑर्गन कल्चर जो है वो किसके लिए जरूरी है? ऑर्गन कल्चर का हमने अडॉप्ट ही क्यों किया इसको? क्योंकि हम क्या चाहते थे कि टिश्यू
जो हम लें उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, यानी उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसके वैरायटी ऑफ जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स उसमें प्रेजेंट हैं, उनकी आपस में इंटरैक्शंस, उनकी ग्रोथ, उनका रेलेवेंस एक दूसरे से, उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट, उनका न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, कितने नंबर ऑफ सेल्स पर टाइप के प्रेजेंट हैं, और वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कैसे अरेंज्ड हैं इनटू द टिश्यू, वो सारी चीजें हम मेंटेन करना चाहते थे। इसीलिए हमने इन प्रेफरेंस टू सेल कल्चर हम ऑर्गन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, इसी कारण की वजह से, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं कि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की वजह से ही कुछ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं जो तभी दिखेंगे हमें, सेल तभी उनको एक्सप्रेस कर पाएगा, सेल तभी एक पर्टिकुलर तरीके में बिहेव कर पाएगा अगर उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंटेग्रल होगा। और वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के एलिमेंट्स तभी पाए जा सकते हैं इफ सेल्स आर मेंटेन्ड इन क्लोज एसोसिएशन। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? व्हाई सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, why certain elements of phenotypic expression are found only if the cells are maintained in the close association. So we will be discussing the reasons to it. तो सबसे पहला हमारा रीजन है इफेक्ट ऑफ सेल डेंसिटी। ये मैं आपको दो इसके रीजंस हैं जो कराऊंगी, सेल इंटरैक्शन एंड फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। अब आपको ना ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सेल सेल इंटरैक्शन, जिसमें हमने क्या किया, इंटरसेलुलर जंक्शंस किए और सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स किए। तो जब भी मैं आपको सेल सेल इंटरैक्शन की बात करूं तो आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर सेल इंटरैक्शन की बात हो रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जिसमें आते हैं कैम्स और जिसमें आते हैं कैडहेरेंस, फिर आते हैं इंटेग्रिन्स एंड फिर आते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। So when we are talking about cell cell interaction, तो cell adhesion molecules माइंड में आने चाहिए, प्लस आपके क्या आने चाहिए, इंटरसेलुलर जंक्शंस। तो इंटरसेलुलर जंक्शंस में आपने क्या क्या किया है, we have done desmosomes and adherence junctions, फिर हमने किए हैं उसमें tight junctions, then we have done their gap junctions। तो सेल सेल इंटरैक्शंस जो हैं वो कब अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस कर पाती हैं, दे एक्सप्रेस बेस्ट एंड एट द सिंपलेस्ट लेवल, यानी कि हम सिंपलेस्ट लेवल पे इनको स्टडी करना चाहते हैं। तो सिंपलेस्ट लेवल पे स्टडी करना है और बेस्ट लेवल पे स्टडी करना है, तो वो कब होता है, व्हेन सेल कल्चर रीचेस कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस पे क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लुएंस पे सेल डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं they start interacting with one another very strongly। सेल कल्चर कॉन्फ्लुएंस पे पहुंच गया है, सेल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सेल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज टुगेदर आ गए हैं, क्लोजली एसोसिएटेड हैं। तो क्लोजली एसोसिएटेड है तो सेल इंटरैक्शंस अपने आप को सबसे बेस्ट लेवल पे इसी टाइम एक्सप्रेस कर पाती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट मीडिएटेड सिग्नलिंग। कॉन्टैक्ट मीडिएटेड सिग्नलिंग किसकी वजह से होनी है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की वजह से होनी है, राइट। सेकेंडली थ्रू द इंटरसेलुलर जंक्शंस। इंटरसेलुलर जंक्शंस में डेस्मोसोम्स भी बनते हैं, टाइट जंक्शंस भी बनते हैं, इनका रोल तो मैकेनिकल होता है। गैप जंक्शंस आयंस, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे दूसरे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का कम्युनिकेशन कराते हैं बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो क्या हो गया है, सेल आपस में इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं एट हाई सेल डेंसिटी। जब सेल कल्चर कॉन्फ्लुएंस पे पहुंच गया है, उनकी इंटरैक्शंस बहुत अच्छी हो जाती हैं, वो अब एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर पाते हैं। क्यों स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट मीडिएटेड सिग्नलिंग, बिकॉज ऑफ द जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस एंड बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द होमोक्राइन फैक्टर्स। अब क्या होगा, अब इसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा, द फर्स्ट इफेक्ट विल बी सेसेशन ऑफ सेल मोटिलिटी। उसके बाद क्या होगा, विथड्रॉल ऑफ द सेल फ्रॉम द सेल साइकिल। फाइनली जब सेल्स
ये सारा काम हो जाएगा। क्या क्या हुआ, सेल की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, सेल कल्चर कॉन्फ्लुएंस पे पहुंच गया, सेल्स ने एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद सेल मोटिलिटी की सेसेशन हो गई, यानी कि सेल की मूवमेंट बंद हो गई, फिर उसके बाद सेल्स दे विड्रू फ्रॉम द सेल साइकिल। अब लास्ट इफेक्ट क्या होगा सेल डेंसिटी का, कि सेल क्या करने लग जाएंगे, डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगी। जब डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगी ना, तब उसके बाद क्या होगा, डिफरेंट सेल पॉपुलेशंस, क्योंकि अब सेल्स ने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया है, तो जो सेल पॉपुलेशंस हैं वो अलग अलग तरह की बनने लग जाएंगी, और उनमें क्या होना लग जाएगा, इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशंस, इंक्रीज इन द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट सेल्स। पहले वो सेल क्या था, पहले वो सेल नॉर्मल एक अनडिफरेंशिएटेड सेल था, उसका कोई फंक्शन डिसाइडेड नहीं था। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई है, तो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। जब डिफरेंट सेल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो उनकी पॉपुलेशंस जो हैं वो ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो गए हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स धीरे धीरे, न्यूरल क्रेस्ट सेल की बात ही कर लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स धीरे धीरे न्यूरॉन्स बनने लग गए, एक ग्रुप ऑफ सेल्स धीरे धीरे मेलानोसाइट बनने लग गए, एक ग्रुप ऑफ सेल्स धीरे धीरे एंडोक्राइन सेल्स बनने लग गए। अब ये क्या करेंगे, जैसे इसी के एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, एंडोक्राइन सेल है एक तरफ, एक तरफ है मेलानोसाइट है, मेलानोसाइट है, और तीसरी तरफ न्यूरॉन है। इनकी पॉपुलेशंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गई हैं। अब ये क्या करेंगे, दे विल एक्सर्ट म्यूचुअल इफेक्ट ऑन ईच अदर्स फिनोटाइप। ये न्यूरॉन इसकी फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, ये न्यूरॉन इसकी फिनोटाइप के ऊपर भी इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, मेलानोसाइट इसके ऊपर भी करेगा, मेलानोसाइट इसके ऊपर भी करेगा, एंडोक्राइन मेलानोसाइट पे करेगा, एंडोक्राइन न्यूरॉन पे करेगा। यानी मैंने म्यूचुअल बना दिए, दोनों तरफ डबल हेडेड एरोस बना दिए। इसने इसकी फिनोटाइप चेंज कर दी, इसने इसकी फिनोटाइप चेंज कर दी, इसने इसकी फिनोटाइप चेंज कर दी। कैसे, वो आपको पता है इंटरैक्शंस हो रही हैं। कैसी इंटरैक्शंस, ये कैम्स के थ्रू भी हो सकता है, कैडहेरेंस के थ्रू भी हो सकता है, देन वी हैव what other things, it can be integrins, they can be proteoglycans, और क्या हो सकते हैं, गैप जंक्शंस हो सकते हैं, देन वी हैव होमोक्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ इस केस में तो हेटेरोक्राइन फैक्टर्स होंगे, हेटेरोक्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि ये सारे फैक्टर्स, सारे सेल सिग्नल्स एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाएंगे। न्यूरॉन इसको भेजेगा, मेलानोसाइट इसको भेजेगा, मेलानोसाइट एंडोक्राइन को भी भेजेगा, एंडोक्राइन न्यूरॉन को भी भेजेगा, न्यूरॉन एंडोक्राइन को भेजेगा, और इनकी फिनोटाइप्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। फिनोटाइप्स क्या बन जाएंगी, नई फिनोटाइप। यानी कि ये मेलानोसाइट जो पहले था, शुरू में इंटरैक्शन होने से पहले ये वो नहीं रहा, ये मेलानोसाइट 1 बन गया। मेलानोसाइट हम इसे कह देते हैं मेलानोसाइट 2.0 बन गया। न्यूरॉन भी अब पहला न्यूरॉन नहीं रहा, 2.0 बन गया। एंडोक्राइन भी पहला वर्जन नहीं रहा, इंटरैक्शन होने के बाद इनकी वजह से ये क्या बन गया, 2.0 बन गया। ठीक है, इसकी वजह से फिनोटाइप विल चेंज। कैसी फिनोटाइप्स आ जाएंगी, न्यू फिनोटाइप्स। दिस विल लीड टू न्यू इंटरैक्शंस। सेल इंटरैक्शन इज नॉट अ सिंगल इवेंट। इसने इसके साथ इंटरैक्ट किया, इसके बिहेवियर को चेंज किया, जब इसने इसके बिहेवियर को चेंज किया तो ये नया सेल बन गया। जब ये नया सेल बन गया तो अब इसके लिए ये नया हो गया, तो इनके बीच में नए सेट ऑफ इंटरैक्शंस। So cell interaction is not a single event but a cascade of events. The cells, by interacting with one another, affect their behavior in such a way that leads to new and new types of interactions. जब तक तो वो होमोजेनस सेल्स थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमोजेनस सेल्स हैं, होमोक्राइन फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं। होमोजेनस सेल्स का क्या मतलब, यहाँ पे सारे अगर न्यूरॉन 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 ही हैं, ये सारे न्यूरॉन न्यूरॉन इतने सारे हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं इफेक्ट। होमोक्राइन फैक्टर्स, उनके बीच में सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो होगा, वो आपको सेल कल्चर में उसका बिहेवियर स्टडी करना भी इजी होगा। सिमिलर टाइप्स के सेल्स हैं, तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ इंटरैक्शंस या कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ फिनोटाइप्स नहीं बनेगा।
ठीक है। बट इन केस ऑफ सच अ सिचुएशन व्हेन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, तो वो सेल्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से एक्सर्ट करते हैं। Similarly, exogenous signals do not initiate a single event, as may be the case with the homogeneous populations. यानी कि exogenous signals का क्या मतलब है कि जो बाहर की तरफ से सिग्नल्स आते हैं, नॉट द म्यूचुअल सिग्नल्स, जो हार्मोन सपोज कर लो किसी ब्रेन से एक हार्मोन आया है, वो जाके पैंक्रियाटिक सेल को अफेक्ट करने वाला है, वो एक्सोजेनस सिग्नल उसके ऊपर एक ही तरह का सिंगल इवेंट ही उसके ऊपर इनिशिएट करेंगे। So exogenous signals initiate a new cascade as a result of exogenously modified phenotype of one or both partners. हम यहाँ पे अब heterogeneous population की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा? पहले तो आपको ये समझना है exogenous stimulus क्या होता है। Exogenous stimulus means some signal is coming from the tissue या from the organ far away and it comes in the blood. सपोज कर लो एंडोक्राइन फैक्टर। एंडोक्राइन का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि एंडोक्राइन फैक्टर्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन फैक्टर्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गन्स रिलीज करते हैं और वो ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड उनको लेके अलग अलग जगह पे जाता है। अब उसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्वियोलर सेल्स ऑफ द लंग्स, alveolar cells of the lungs। ये सपोज कर लो एक एल्वियोलाई का सेल है, ये सेल है, ये एल्वियोलाई का सेल है, एल्वियोलस है ये, ठीक है। दीज आर एल्वियोलस। यहाँ पे बाहर नीचे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। Here there are fibroblasts, spindle shaped fibroblasts। फाइब्रोब्लास्ट आर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स। ये आपका एल्वियोलर सेल है, एल्वियोलर सेल। अब ना फाइब्रोब्लास्ट के पास आता है एक हार्मोनल स्टिमुलस, हार्मोन आता है एक, तो वो हार्मोन आता है, वो आके फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर लग जाता है। वो ना फाइब्रोब्लास्ट में कुछ चेंजेस लेके आता है, फाइब्रोब्लास्ट के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। ये चेंजेस जो हैं ये पास ऑन हो जाते हैं किसको? एल्वियोलर सेल्स को। यानी कि डायरेक्ट नहीं हुआ, एक्सोजेनस स्टिमुलस आया, उसने एक इवेंट को प्रमोट किया, किसमें? फाइब्रोब्लास्ट में उसने कुछ चेंजेस लाया, वो हार्मोन में भी कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कराया, फाइब्रोब्लास्ट ने कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया, वो प्रोटीन जो है वो फाइब्रोब्लास्ट से निकल गया, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के रास्ते किधर चला गया? ये एल्वियोलर सेल के पास आ गया। इसने एल्वियोलर सेल को डायरेक्शंस दिया कि तू सरफेक्टेंट बना। वो एल्वियोलर सेल सरफेक्टेंट बनाता भी है, सिंथेसाइज भी करता है। It synthesizes the surfactant and it also releases this surfactant in response to what? In response to hormonal stimuli working on the fibroblast. इसे हम कैस्केड कहते हैं, हम इसे सिंगल इवेंट नहीं कहते। हम हार्मोन आया सेल में, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल में चेंज हुआ, वो चेंज ट्रांसमिट हुआ टू द एल्वियोलर सेल्स। एल्वियोलर सेल्स ने आगे एक सिंथेसाइज किया सरफेक्टेंट और उसको रिलीज भी किया। क्लियर हो गया ना? सो एक का फिनोटाइप अफेक्ट हुआ, उसकी वजह से दूसरे का फिनोटाइप अफेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल हम ले लेंगे इसमें। एक्सोजेनस स्टिमुलस कैसे सिंगल इवेंट नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल में, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक एपिथेलियम होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट एपिथेलियम। प्रोस्टेट एपिथेलियम होता है, वो प्रोस्टेट एपिथेलियम सपोज कर लो हम एक एपिथेलियम बनाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट एपिथेलियम। अब कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स होते हैं,
प्रोस्टेट ग्लैंड में स्ट्रोमल सेल्स, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ये ना एंड्रोजन आएगा, एंड्रोजन स्ट्रोमल सेल्स के साथ बाइंड करेगा। अब एंड्रोजन ने इसके साथ जब बाइंड किया तो इट विल स्टिमुलेट दिस स्ट्रोमल सेल्स एंड सेल्स विल रिलीज अ फैक्टर विच इज कॉल्ड KGF। इस सारे का इफेक्ट प्रोस्टेट एपिथेलियम पे होगा एंड प्रोस्टेट एपिथेलियम विल रिस्पॉन्ड टू दीज स्ट्रोमल सिग्नल। स्ट्रोमल सिग्नल्स आर रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द एंड्रोजन बाइंडिंग। वी कम क्विकली टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से आ गई है। एक न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है, इट में बिकम अ न्यूरॉन, इट में बिकम एन एंडोक्राइन सेल, इट में बिकम अ मिलेनोसाइट, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी इंटरेक्शंस कैसी हैं विद द एडजेसेंट सेल्स एंड इट्स रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय द नेबरिंग सेल्स टू हार्मोनल स्टिमुलाई। ये हमने एग्जाम्पल्स देख ली ना अभी, प्रोस्टेट एपिथेलियम की एग्जाम्पल दी मैंने, फिर उसके अलावा मैंने आपको एल्व्यूलर सेल्स की एग्जाम्पल दी। तो कोई भी सेल कैसा बनेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे, एडजेसेंट सेल्स के साथ उसकी कैसी इंटरेक्शन है, इस सेल का कैसा रिस्पॉन्स होगा टू द हार्मोनल स्टिमुलाई, और वो सेल और उस रिस्पॉन्स को कौन मीडिएट करता है, नेबरिंग सेल्स, यानी आसपास के सेल्स उसको बताते हैं कि ये हार्मोन आ गया है। ये हमारा मोटा मोटा सारा रेसिप्रोकल इंटरैक्शंस का भी टॉपिक हो गया है। सारी ये जो हमने डिस्कशन की है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ऑल्दो कुछ फंक्शंस आइसोलेशन में होते हैं सेल के अंदर, यानी सेल को वो काम करने के लिए अपने नेबरिंग सेल्स, वो नेबरिंग सेल्स कौन से फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से पैराक्राइन फैक्टर्स, हेटेरोटिपिक पैराक्राइन फैक्टर्स या होमोक्राइन पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उन एक्टिविटीज का। कौन सी एक्टिविटीज हैं वो है प्रोलिफरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, रेस्पिरेशन एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये सारे काम करने के लिए सेल को बाहरी किसी भी इन्फ्लुएंस या बाहर से किसी भी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, ये काम होते रहते हैं। बट इफ यू हैव टू स्टडी द रेगुलेशन, हमारी बॉडी में तो कोई काम रेगुलेशन के बिना होता ही नहीं है ना, रेगुलेशन तो जरूरी है हर फिनोमिनन की, तभी तो हमारी बॉडी एक इकोनॉमिक तरीके से काम करती है। जहाँ पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन की जरूरत है वहां पे एनर्जी यूटिलाइज होनी चाहिए, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। रेगुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेगुलेशन डिपेंड करती है on the interaction among the cells of appropriate lineage, the appropriate stage in that lineage, and on the interaction among cells of different lineages occupying the same microenvironment। उस छोटे से environment में जितने types के cells रहते हैं उन सभी की interactions कंट्रोल करेंगी रेगुलेशन को।